तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी पिछली वीडियो के साथ। अब देखो, मैं आपको बता रहा था ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन उन मेटल ऑक्साइड के लिए किया जाता है जो लो रिएक्टिव में आते हैं। लो रिएक्टिव में आने से क्या होगा, समझना जरा ध्यान से। जैसे HGO, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी एग्जांपल वहां पे दी हुई है, यू कैन सी। जैसे HGO है, तो HGO ना लो रिएक्टिव में आता है, तो इसको आप ना सिंपली हीट कर दो। सिंपली हीट करोगे तो मरकरी और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है, तो वीक होता है तो ये टूट जाएगा, तो टूट गया तो मेटल अलग और ऑक्सीजन अलग। इसे भी रिडक्शन कहते हैं, इस कंसेप्ट को कहते हैं ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन का मतलब कि ये उन मेटल ऑक्साइड के लिए करेंगे जिनमें मेटल और ऑक्सीजन की एफिनिटी वीक होती है। मेटल और ऑक्सीजन की एफिनिटी वीक होती है, एफिनिटी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी ऑटो रिडक्शन इज डन फॉर दोज मेटल ऑक्साइड्स विच आर लो इन रिएक्टिविटी, वो मेटल जो लो इन रिएक्टिविटी होते हैं। अब आ जाओ स्मेल्टिंग। देखो, नाम नाम देख के बच्चा डर जाता है। स्मेल्टिंग प्रोसेस मेटल ऑक्साइड रिड्यूस टू मेटल विद कार्बन और कार्बन ऑक्साइड। यानी स्मेल्टिंग भी रिडक्शन का ही नाम है, बट इस रिडक्शन में कार्बन को यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिडक्शन में कार्बन को या कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करते हैं फॉर रिडक्शन पर्पस। तो इतनी सारी रिएक्शन ना लिखना, एक एक ही लिख लेना जिससे आपके माइंड में रहे क्या होता है। जैसे इसमें CO दिखाया हुआ है, FeO प्लस CO, तो CO2 निकल गया, Fe अलग रह गया, टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है, तो यू नीड टू जस्ट कीप इन माइंड। आगे फिर जिंक ऑक्साइड का भी मैंने पीछे भी करके दिखा दिया था, ये टिन ऑक्साइड का। अब आता है हमारा एल्यूमिनोथर्मिक। नाम में ही है एल्यूमिनियम, नाम से ही पता चल रहा है एल्यूमिनोथर्मिक। जैसे मैंने आपको थर्मिट रिएक्शन करवाई थी ना आप पीछे कि आप एल्यूमिनियम यूज करके रिड्यूस कर सकते हो, वैसा ही है एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। यानी ये वो रिएक्शंस हैं जहां पे हम एल्यूमिनियम यूज करेंगे फॉर रिडक्शन मेटल ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम यूज करेंगे फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। और यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड्स है ना, वो रिएक्टिव मेटल्स हैं तकरीबन तकरीबन। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन, तो इसको थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। देखो यहाँ वर्ड भी लिखा हुआ है, थर्मिट या थर्माइट रिएक्शन। अब आता है रिडक्शन विद हाइड्रोजन। तो रिडक्शन विद हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट करना। रिडक्शन विद हाइड्रोजन समझो, hydrogen is an efficient reducing agent for metal oxide. For this purpose roasted ore मतलब जो metal oxide होगी, ऑक्साइड को roasted बोल दिया, is heated in a current of hydrogen। जैसे ये रिएक्शन है, ये W बताओ किस चीज का सिंबल है बेटा, किस चीज का सिंबल है, कहाँ पढ़ा आपने W? टंगस्टन, सुना नाम आपने, फिलामेंट ऑफ बल्ब कुछ ऐसे, टंगस्टन। तो heated in a current of hydrogen when metal oxide is reduced to metal. For example, oxide of W मतलब tungsten and molybdenum are reduced by hydrogen. So simply keep in mind। और ये नहीं पूछा जाता, जैसे पूछा जाएगा स्मेल्टिंग क्या होती है, एल्यूमिनोथर्मी क्या होती है, ये सब पूछते हैं। अब आता है हमारा हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी लीचिंग का ही दूसरा फॉर्म है। वो जो लीचिंग वर्ड है वो हमने एल्यूमिनियम के लिए यूज किया था, अब ये भी लीचिंग जैसा ही है, केमिकल टाइप का ही है कुछ, तो समझो इसमें कैसे होती है मेटल की रिडक्शन। हाइड्रोमेटलर्जी, नाम देखो हाइड्रोमेटलर्जी, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डिसॉल्विंग। देखो हाइड्रो बोला ना, डिसॉल्व मतलब वाटर या लिक्विड मीडियम कुछ होगा, डिसॉल्विंग द ओर इन सुटेबल रिएजेंट फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन। तो हमने लीचिंग में ऐसा ही तो पढ़ा था, आपको याद आया? तो कई बार ना पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आपने लीचिंग पढ़ी है ये बॉक्साइट की पढ़ी है, किसी और मेटल के लिए कर सकते हो? इसका आंसर है यस, कर सकते हैं। कौन सी है वो मेटल, तो नीचे आपको दिख रही होंगी कौन कौन सी है, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह से आप सोडियम कोई मेटल आप कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डिसॉल्विंग ओर इन सुटेबल रिएजेंट, ये लीचिंग का तो प्रिंसिपल है। और फॉर्मिंग PPT और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। फॉर एग्जांपल when native silver, ध्यान रखना, native silver and gold is treated with dilute sodium और potassium cyanide, ये है ना NaCN या KCN ले सकते हो, they go into solution forming soluble complex। for this soluble metal is precipitated by adding zinc। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो लीचिंग प्रोसेस है, इसको ना बेटा साइड में कहीं पे आप लिख लेना, हाइड्रोमेटलर्जी इज आल्सो कॉल्ड लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर।
कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ध्यान रखना। तो लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर मींस एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड और मेटल by dissolving impure form their impure form in suitable solvent and forming precipitate of them। तो keep in mind पेपर में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि क्या आप एल्युमिनियम के अलावा कोई और मेटल है जिसकी लीचिंग कर सकते हो। आंसर है यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल है। कौन सी है? सिल्वर एंड गोल्ड। हाँ जी, तो इसमें ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। सिल्वर और गोल्ड को, जैसे एजी लिखा है ना, तो यहाँ एयू भी लिख सकते हो। सोडियम साइनाइड से ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हाँ तो इसकी पीपीटी बनेगी। बेटा ऑडियो अपना देख लो जरा। क्या कह रही है? एक मिनट, एक हाँ सेकेंड रुक। हाँ जी, अब हम चलते हैं आगे। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी में ये आएगा AgCN NaOH और फिर इस तरह से बनेगा। सो दैट यू हैव टू लर्न, जैसा मैंने आपको बताया। अब चलते हैं आगे, इसका नेक्स्ट मेथड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ध्यान से सुनो नाम, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। कुछ ध्यान में आया? कॉपर प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग, सुना है ना ये सब नाम। तो ये आते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। लो एक बार इसे हम बताते हैं, फिर हम वहां से पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग वाला टॉपिक है। अब जो हमारा अगला मेथड है, इस मेथड का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या करते हैं, ये रिएक्टिव मेटल्स के लिए मोस्टली किया जाता है, वैसे तो सबके लिए कर सकते हैं, रिएक्टिव मेटल के लिए किया जाता है। सोल्यूशन फॉर्म में मेटल लेंगे और करंट पास कर देंगे। करंट पास करते हुए ध्यान रखेंगे कि जो एनोड है वो इम्प्योर मेटल को बनाएंगे। एनोड बनाएंगे इम्प्योर मेटल, याद आया 10th में। और कैथोड बनाएंगे प्योर मेटल को, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। और सोल्यूशन फॉर्म में मेटल सॉल्ट ले लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो इम्प्योर रोड होगी वो थोड़ी मोटी लेते हैं, तो इम्प्योर मेटल के आयंस बनेंगे, मान लो कॉपर या सिल्वर जो भी हो गया, और इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे आ जाएंगी, मेटल जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी दूसरी साइड में। तो इसे हम कहते थे एनोड मड। यानी ये एनोड और कैथोड कंसेप्ट पे वर्क करेगा। आई होप आपको 10th रिकॉल हो गई होगी, नहीं भी हुई तो अभी मैंने बता दिया क्या होता है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं, या कॉपर प्लेटिंग कहते हैं, या गोल्ड प्लेटिंग कहते हैं, या सिल्वर प्लेटिंग, कोई भी करंट पास करके करवाना है। तो यहाँ एक ही कंसेप्ट है कि जिस मेटल को आप प्योर करना चाहते हो ना, उसको बनाओ एनोड, इम्प्योर मेटल को बनाओ एनोड, और कैथोड इज योर प्योर मेटल। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो प्योर मेटल इसके ऊपर लेयर बनती चली जाएगी, और ये लेयर मोटी हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाए फिर से दूसरी इम्प्योर मेटल लगा दो, तो इस तरह से आपको प्योर मेटल की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब सुनो देखो ध्यान से, the process of extraction of metal by electrolysis of their fused salt मतलब liquid form में, known as electrometallurgy। this method is used for extraction of high reactive, जैसे मैंने बताया ना high reactive metal, वैसे तो सबके लिए कर सकते हैं, बट मेनली इसको किस चीज के लिए किया जाता है, हाई रिएक्टिव मेटल्स। उसमें भी किस चीज का ध्यान रखा जाता है, एनोड और कैथोड बनाने का। इन रिडक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल केमिकल रिडक्शन इज नॉट फिजिबल। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है ना, वहां पे रिडक्शन फिजिबल नहीं है, जैसे सोडियम और ये सारे, इनमें फिजिबिलिटी नहीं आती। देयरफॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन टू बी कैरिड आउट by the reduction of molten salt, electrolysis is done in this method based on electrochemical principle। और ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है। तो डेल्टा जी माइनस एन ई नॉट एफ, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे में चला गया। n is number of electron, e naught is your electrode potential, redox couple form in the system। More reactive metals have large negative value of e naught, therefore delta g becomes positive। तो इसलिए उनका रिडक्शन हो नहीं पाता। कह रहा है कि जो डेल्टा जी है पॉजिटिव हो जाता है जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए उनका रिडक्शन होता नहीं है, तो उसको हम करंट पास करके करते हैं। तो इस difference of two values of E naught reduction is positive, delta G will be negative and less reactive metal can be obtained is solved by more reactive metal। अब जो ये लास्ट मैंने लाइनें पढ़ी हैं, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा याद रखो, करंट पास करेंगे, एनोड कैथोड का कंसेप्ट बनेगा, फिर डेल्टा जी यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको सोचना पड़ेगा। देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ। If the difference in two values of E naught of redox couple is positive, delta G will be negative। देखो
अगर ये E की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। फिर कॉपर और आयरन का दिखाया हुआ है। इन इलेक्ट्रोलिसिस मेटल आयंस आर डिस्चार्ज एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। जैसे मैंने बताया ना कि इम्प्योर मेटल को आप एनोड बनाओ, प्योर मेटल को कैथोड बनाओ, तो ऐसा ही कुछ है। डिपॉजिटेड देयर समटाइम्स अ फ्लक्स इज एडेड फॉर मेकिंग मोल्टन मास मोर कंडक्टिंग। फ्लक्स एक ऐसा केमिकल है जो आपके प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हमने फ्लक्स बोल दिया, जिसकी हम हेल्प लेते हैं कि हमारी रिएक्शन इजीली हो जाए। अभी आगे भी आएगा फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में कुछ नहीं नोट करना आपने, यहाँ से कुछ करना ही नहीं है, बस आपने इस चीज को ध्यान रखना इलेक्ट्रोमेटलर्जी में कि हम करंट पास करेंगे, एनोड और कैथोड बनाएंगे। एनोड इम्प्योर मेटल जनरली अपना लेंगे और कैथोड अपना प्योर मेटल लेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा आपने बस ध्यान रखना है, इसकी पहली दो लाइनें पढ़ के दैट्स इट। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस विद फ्यूज सॉल्ट एंड इट इज डन फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल, दैट्स इट। ये डेल्टा जी और इसके चक्कर में मत पड़ना। अब चलते हैं आगे। अब आ गया ना फ्लक्स, पीछे हमारा ये वर्ड यूज हुआ था ना फ्लक्स, तो मैंने बताया था फ्लक्स कुछ हेल्पिंग पार्ट होता है जो हमें रिडक्शन में या एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो देखो फ्लक्स, अ फ्लक्स इज अ सब्सटेंस which when mixed with calcinated or roasted ore chemically combine with impurities present to form easily fusible material। देखो यहाँ पे हम ले रहे थे ना फ्यूज्ड फॉर्म, तो जो वो लिक्विड फॉर्म है उस लिक्विड फॉर्म को हम रिएक्टिव बना दें, मतलब हम चाहते हैं कि उसकी रिएक्शन फास्ट हो, तो उसमें हम कोई केमिकल डाल देते हैं जिससे वो उसकी इम्प्योरिटीज निकल जाएं जल्दी, तो उसे नाम देते हैं फ्लक्स। समटाइम अ फ्लक्स इज एडेड। तो ये डेफिनेशन आ गई फ्लक्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फ्लक्स, ये आप लिख लीजिए, अभी लिखना है तो बाद में लिखना होगा बाद में। अ फ्लक्स इज अ सब्सटेंस which when mixed with calcinated ore और रोस्टेड ओर केमिकली कंबाइंड विद इम्प्योरिटीज। मतलब आपने फ्लक्स मतलब कोई केमिकल लिया, ऐसा केमिकल जो इम्प्योरिटीज के साथ जुड़ जाए, तो उसे कहते हैं स्लैग। तो व्हाट इज स्लैग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्लक्स। तो फ्लक्स इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मिक्स्ड विद ओर, ऑक्सी और रोस्टेड ओर और अपना कैल्सिनेटेड ओर टू कंबाइन विद इम्प्योरिटी। तो फ्लक्स क्या करता है, इम्प्योरिटीज को अलग कर देता है, तो मेटल अलग हो गई। कंसेप्ट तो हमारा ये है ना, हमें प्योर मेटल मिले, तो प्योर मेटल मिल जाएगी, और इम्प्योरिटी और फ्लक्स के मिक्सचर को कहते हैं स्लैग। कीप इन माइंड व्हाट इज स्लैग। slag means when flux combines with impurity forms slag. A slag is insoluble in molten metal. मोल्टन मेटल में इनसॉल्युबल होता है, यानी मेटल अलग हो गई, मेटल लिक्विड फॉर्म में बन गई, स्लैग सॉलिड फॉर्म में ही है। फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ मोल्टन मेटल। फ्लक्स आर ऑफ टू टाइप्स, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। अब देखो एसिडिक फ्लक्स कैसे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और सिलिकॉन ऑक्साइड है, तो ये बेसिक है, ये एसिडिक है। इन दोनों को मिक्स करोगे तो इस इम्प्योरिटी के साथ जुड़ जाएगा, तो इसे बोलेंगे एसिडिक फ्लक्स। कैल्शियम कार्बोनेट अगर एज अ फ्लक्स यूज करते हैं तो ये बेसिक नेचर का होता है, और ये SiO2 एसिडिक इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन करता है और इस तरह से बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में कई बार आता है। व्हाट इज स्लैग, व्हाट इज फ्लक्स, गिव द एग्जांपल ऑफ एसिडिक फ्लक्स, गिव द एग्जांपल ऑफ बेसिक फ्लक्स। तो SiO2 एसिडिक फ्लक्स, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड ये बेसिक होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा बेटा यहीं तक, ठीक है। तो हमने काफी चीजें इसमें पढ़ ली, याद करने वाली हैं, तो अब आप इसे याद करेंगे।